नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के देश को बांटने वाले विभाजनकारी बयान पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के स्वाभाविक प्रतिक्रिया की। पंजाब बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अमेरिका जाकर भारत के सिखों के बारे में झूठ और भ्रम फैलाने वाले राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत में आज तक किसी भी सिख ने यह शिकायत नहीं की कि उन्हें पगड़ी या कड़ा पहनने या कृपान रखने में कभी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी के सिख के बारे में दिए बयान के बाद से भारत के सिखों में गुस्सा है। राहुल गांधी वही बातें कर रहे हैं जो बातें खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू करता है, और यही वजह है कि राहुल गांधी के बयान के बाद पन्नू ने अपना बयान जारी करते हुए कहा था कि राहुल गांधी ने उनके द्वारा उठाई जा रही आवाज को स्वीकार किया है, उसे सर्टिफाई किया है। पन्नू की तारीफ के बाद राहुल गांधी के बयान को आतंकवाद और अलगाववाद बयान कहा जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस पर इसको लेकर के हमलावर है। इसी क्रम में बिहार के दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आतंकियों की भाषा बोलने वाले राहुल गांधी को आतंकवादी करार दे दिया, जिसके बाद से अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया एक्स पर केंद्रीय मंत्री को गाली देते हुए पोस्ट किया और कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू, तुम भौंको क्योंकि दुनिया को तुम्हारी गलीज असलियत का पता चलनी चाहिए। शास्त्रों में तुम्हारे जैसे को आस्तीन का सांप कहा गया है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि शास्त्रों में राहुल गांधी जैसों को क्या कहा जाता है। इतिहास और कानून तो ऐसे लोगों को देशद्रोही कहता है, लेकिन शास्त्र क्या कहता है, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। और हम अपने प्रोग्राम में ये बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी को आतंकवाद कहना गलत है। यदि नहीं गलत है तो फिर क्या आतंकवादियों की भाषा बोलने वाले को कहा क्या जाए? क्या आप राहुल गांधी की भाषा को विभाजनकारी मानते हैं? क्या राहुल गांधी मुस्लिमों का राजनीतिक इस्तेमाल करने के बाद अब सिखों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने बयान क्या दिया था, जिसके बाद से ये बवाल मचा हुआ है और एक के बाद एक जो प्रतिक्रियाएं आ रही है। पहले एक बार हम आपको फिर से सुनाते हैं, हालांकि बहुत बार आपको सुना चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने सिखों के बारे में बातें क्या की थी, जिसके बाद से ये प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है। एक बार सुनाते हैं, अपने पीसीआर टीम से कहेंगे एक बार राहुल गांधी के उस बयान को फिर से सुनाएं। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. और he has कड़ा पहनने देने की अनुमति दी जाएगी या वह गुरुद्वारा जा पाएगा? और he as a Sikh is भारत में लड़ाई इसी को लेकर है, और यह सिर्फ सिख गुरुद्वारा के लिए नहीं बल्कि यह सभी धर्मों के लिए and है। not just for him, for all religions. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. जिसकी पार्टी पे 84 के दंगों का आरोप हो, जिसकी पार्टी के नेताओं पर अभी भी 84 के दंगों के केस चल रहे हो, जिसने हजारों सिखों का कत्लेआम किया, जिस पे इल्जाम हो, वो बता रहे हैं कि बीजेपी के शासन में भारत में सिखों को पगड़ी पहनने में दिक्कत है, गुरुद्वारा जाने में दिक्कत है। और इसी बात से प्रतिक्रिया देते हुए जो बिट्टू जी ने कहा, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो क्या कहा, एक बार उनको भी सुनते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को। जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। तो जिसके समर्थन में आतंकवादी आ जाए, जिस पे आरोप है देशों को, लोगों के मारने को, बम विस्फोट कराने का, वैसे लोगों के समर्थन में अगर राहुल गांधी बयान देते हैं तो उन्हें आतंकवादी ही कहा जाएगा। और यही बात केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने भी कहा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर सुनील कौशिक जी, वो हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। आदेश भारद्वाज, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो हमारे साथ हैं, और रमन मलिक जी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ हैं। और चर्चा की शुरुआत मैं आदेश भारद्वाज जी से करना चाहूँगा, क्योंकि
ये जो प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस के नेता भी उसके बाद से हमलावर है। एक बार मैं कहूंगा अपने मेहमानों से परिचय कराने से पहले एक बार संदीप दीक्षित की भी प्रतिक्रिया आई है इस केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद से। एक बार मैं पीसीआर को कहूंगा कि एक बार संदीप दीक्षित की बाइट को भी एक बार सुनवा दें दर्शकों को, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब साहब ऐसे आदमी पे तो दया ही आदमी कर सकता है और क्या कर सकता है। हम लोग खुद ही देख रहे थे कि इनका अपना ही कांग्रेस में भी राजनीतिक करियर थोड़ा सा मटिया मेट सा हो गया था। ये एक राहुल गांधी ने ही एक तरीका निकाला था नए कांग्रेस अध्यक्षों को चुनने का यूथ कांग्रेस में, उसके बाद उससे पहली बार चुनकर आए थे। और मुझे याद है तारीफों की पुल बांधा करते थे ये, बल्कि कभी कभी जब हमसे चर्चा होती थी कि देखो क्या ये जो तरीका राहुल जी ने चुना है ये सही है गलत है, तो ऐसे कसीदे पढ़ते थे राहुल जी के कि हमें समझ में नहीं आता था कि यार भाई कोई भी चीज़ जब आप आपस में विश्लेषण करो तो थोड़ा कभी कभी बैलेंस रखना चाहिए। एक तो वो हाइट थी जब मतलब दिन भर केवल आरती किया करते थे, उसके बाद मेरे साथ ये सांसद भी रहे, उसमें भी करते थे। फिर मुझे लगता है कि पिछले कुछ एक सालों में इनको ये जो समझते थे कि जिस तरह ये खुद पंजाब में नेता बन जाएंगे, शायद नहीं बने और इसलिए पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि आपको अपनी लॉयल्टी दिखानी पड़ती है। आपने देखा होगा सिंधिया साहब भी इसी तरीके की उलझुल बयान करते रहते थे, हमारे आसाम के मुख्यमंत्री जी भी विशेष तौर तरीके से बोलते रहते हैं और ये भी बोलते रहते हैं, और इन सबका एक ही तरीका होता है, उसका कोई सर पैर नहीं होता है। ये है कि बोलो, बार बार बोलो और जितना हो सकता है उसको झूठ बोलो। तो उसी में अब एक युवा लड़का जो मतलब अपना रास्ता खो गया हो और अपनी महत्वाकांक्षा में अपने आप को बर्बाद करता जाए, उसके लिए दया ही कर सकता। एक युवा नेता जो रास्ता खो गया हो, और एक रहेगा कि वहाँ भी हाइट थी जब ये तारीफ करते, यानी ये कहते कि साइकोफेंट भी थे। ये भी आरोप लगाया कि जब कांग्रेस में थे तो राहुल की तारीफ भी किया करते थे बहुत, और उसमें भी वो पराकाष्ठा पे जाते थे। बिल्कुल मुझे लगता है कि कांग्रेस में वैसे लोगों की ही पूछ होती है। आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, क्या सुन रहे हैं क्या आदेश जी हमारी बात को? जी सुन पा रहे हैं जी। आदेश जी, मेरा सवाल है कि जिस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने आतंकवादी क्यों कहा, और आतंकवादी को समर्थन देने वाले को आखिर कहा क्या जाए, मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि जो आतंकवाद का विरोध करता है उसको तो क्या कहते हैं लोग जानते हैं, लेकिन जो आतंकवाद का समर्थन करता है वो भी विदेश की धरती पर जा करके, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? कोई आतंकवाद का समर्थक नहीं है। आतंकवाद से बड़ी लड़ाई है, कांग्रेस का इतिहास है। मुकेश जी, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी इस देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, और देश को दुनिया का जो सबसे कमजोर और गरीब देश होता था आजादी के बाद, उस देश को हमने दुनिया का सबसे शक्तिशाली संपन्न देश बनाया। ये कांग्रेस को श्रेय जाता है। इसलिए राहुल गांधी जी के बारे में एक व्यक्ति के कुछ कह देने से, जब वो कांग्रेस में थे तो उनकी प्रतिक्रिया किस तरह से होती थी, आज किस तरह से, लेकिन सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो लोग सवाल पूछते हैं उनके ऊपर कड़े प्रहार करोगे, उनको देशद्रोही कहोगे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौजवान हो, उन सबको अगर आप देशद्रोही के साथ रखते हैं तो आपको उन्नति और तरक्की के साथ, ये यही भारतीय जनता पार्टी में जो नेता गए हैं उनका ये चरित्र रहा है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इसलिए देश के लोग, राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया, सिखों को यहाँ पर तकलीफ होती है टर्बन पहनने में, कृपान रखने में, गुरुद्वारा जाने में, कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है जहां पर दिक्कत हुई हो? आदेश भुगत रहे हैं जी, भी भुगत रहे हैं, और किसी को ऊपर कीचड़ डालने से सरकार की जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती। सरकार को अपना दायित्व निभाना चाहिए, लेकिन सरकार हर जो आप मैं पूछ रहा हूं आदेश जी, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। मैंने पूछा था कि भाई ऐसे लोगों को क्या कहा जाए जिसकी तारीफ आतंकवादी करे, जिसकी तारीफ देशद्रोही करे, ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? आप निर्णय ले मुकेश जी कि कौन कतार में छोड़ के आए थे, उन लोगों को क्या कहें जो देश के सबसे बड़े आतंकवादियों को जेल से, जिन्होंने जेल में डाला वो तो गद्दार हैं आतंकवादियों को पकड़ के, और जो उनको हवाई जहाज में बैठा के ले गए थे और क्या क्या साथ में दिया था, तो वो देशभक्त हो गए हैं। अब ये तो आपका आंकलन है, देश के लोग आंकलन अपने ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, ठीक है, चलिए। रमन मलिक जी हैं, रमन मलिक जी जवाब देंगे। रमन मलिक जी, मैं जो आतंकवादियों को लेके गए थे, माफ करना, मैं उनको भी गद्दार नहीं कह रहा। नहीं, ठीक है, वो सबको पता है। देखिए, सबके सामने में ले गए थे ना, और उसकी कहानी भी एक बार नहीं 50 बार बताई जा चुकी है, सबको पता है, इसलिए इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर जनता ने अपना फैसला दे दिया है।
जिन लोगों को आप बोल रहे हैं वो सत्ता में है, लगातार तीसरी बार सत्ता में है और जनता ने उन्हें चुन करके भेजा है, इसलिए इसका जवाब जानने की जरूरत नहीं, जनता ने जिसका जवाब दे दिया है। रमन मलिक जी जी जी, अभी आदेश भारद्वाज जो कह रहे हैं उसका जवाब आपसे चाहेंगे हम। वो कह रहे हैं कि जो लोग आतंकवादियों को जहाज में छोड़ करके कंधार में छोड़ने गए थे वो लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं। जिस बाप के बच्चे अटके होते हैं ना जी, जिस घर के बच्चे अटके होते हैं, वो माँ बाप बच्चों को छुड़ाने के लिए बहुत कुछ बलिदान करते हैं। खैर, ये अलग बात है कि वो जो ब्लिट्स मैगजीन के संस्थापक और जो उनके एडिटर इन चीफ हैं, उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं कि राहुल जी के कुछ बच्चे भी हैं बाहर। अब मेरे को नहीं पता है नहीं है, अगर होंगे तो शायद वो पिता का दर्द जानते होंगे, लेकिन पता नहीं, क्योंकि राहुल जी का तो खुद ही नहीं पता। एक एनडीटीवी के बहुत बड़े जर्नलिस्ट होते थे, वो पूछते थे कौन जात हो भाई, तो राहुल जी भी इसी तरीके का एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन बड़ी बात जो करनी चाहिए वो ये है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी दी और उस फांसी का विरोध जो हुआ वो जेएनयू में हुआ। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और जो ये बातें हुई उसको समर्थन करने, आलिंगन करने, गले लगाने और अपनी पार्टी में शामिल करने वाला कौन? जो आईएसआईएस में रह के आई हो उसके साथ देश की बातें करने वाला कौन? जो देश के अंदर खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, उन जैसे लोगों के साथ वार्तालाप करने वाला कौन? मैं ये भी साथ में आपके रखना चाहूंगा कि जिसको यही नहीं परवाह होती कि ये खालिस्तानी जो पन्नू जैसे लोग हैं या उनको चलाने वाले जो तंत्र हैं, ये वो लोग हैं जो एक ट्रेलर के ऊपर उनकी दादी की मौत का पूरा नौटंकी बना के दिखा रहे हैं। जो भारत की बिल्कुल एक प्रधानमंत्री थी, उनकी दादी थी वो अलग बात है, भारत की प्रधानमंत्री थी जिनकी हत्या हुई थी, उनका प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनसे इन्हें सहानुभूति है। इनको सिक्की के बारे में पता क्या है? इनको अगर यही पूछ लोगे कि सिक्की होती क्या है, इनको वो नहीं पता होगा। सिक्की के बारे के अंदर, विषयों के अंदर क्या क्या मान्यताएं हैं वो भी नहीं पता होगा। जैसे हिंदुज्म के बारे में नहीं पता, जैसे सिक्की के बारे में नहीं पता, तो ये तो फैक्ट है। लेकिन मेरा सवाल सबसे बड़ा यह है कि देश के गद्दारों के साथ जो व्यक्ति खड़ा हो, जो व्यक्ति बार बार देश के विभाजन की, देश के अंदर जो दूसरी ताकतें हैं जो देश को खराब करना चाहती हैं, उनका साथ दे रहा हो, या देश के दुश्मन जो बाहर बैठे उनके साथ करारनामा साइन कर रहा हो, ये व्यक्ति खतरनाक है या नहीं? सैम पिट्रोडा बोलते हैं आप पप्पू पप्पू मत बोला करिए उनको, वो बहुत शातिर समझदार आदमी। जब वो इस प्रकार के लोगों के साथ मिलते हैं फिर लगता है कि सैम पिट्रोडा गलत नहीं बोल रहे। और ये जो काम है, बिल्कुल मुकेश जी मेरे को बताइए कि मेरे कोई भी फैक्ट अगर गलत हो तो मैं यहाँ माफी मांगने को तैयार। नहीं ठीक है, ये तो आदेश भारद्वाज जी बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। कौशिक जी, जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान को लेकर के बवाल मचा हुआ है, उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है, इसको लेकर के कांग्रेस के नेताओं में मतलब कहें दुख है और विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं, खासतौर पर नवनीत के लिए बड़ी गाली की जा रही है, सोशल मीडिया पे जो है गालियां दी जा रही है उनको कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। क्या आपको लगता है कि जो लोग, जो बयान आपने भी देखा, आतंकवादियों को समर्थन देने वाला जो बयान है, उसके लिए अगर उसको आतंकवादी उनको कहा जाता है, और जिन आतंक, मुकेश जी एक सेकंड और एक लाइन बोलना चाहूंगा जी, जिन आतंकवादियों का असली में समर्थन करते हैं ना ये राहुल गांधी, वो सज्जन कुमार जैसे, राजेश टाइटलर जैसे लोग थे, बिल्कुल वही जिन्होंने कत्लेआम करा, या वो कमलनाथ जैसे लोग थे जिन्होंने भिंडरावाला को खड़ा करा। इनसे और उनके साथ कांग्रेस खड़ी है, लेकिन आतंकवादी कहने पर जो है वो बिफर रही है। आदेश जी,
कौशिक जी। देखो मुकेश जी, आज के देश के परिदृश्य को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को समझना होगा। ये नहीं कि पहले क्या हुआ। जो आदेश गुप्ता जी ने कहा कि जिस विमान को लेकर के वहां सरकार ने सहमति जताई थी, सहमति में सारे राजनीतिक दल थे। क्या कांग्रेस ने उस समय उसका विरोध किया? क्या यदि ऐसा है इतिहास में तो बताएं आदेश जी या कांग्रेस के कोई भी नेता का। नहीं साहब, कांग्रेस ने बहुत विरोध किया कि आतंकवादी देश से बाहर नहीं जाएंगे। सारे राजनीतिक दलों की बैठ के मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया। और उस समय जो उचित लगा होगा, उसमें ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, कांग्रेस ने उसका विरोध जताया हो। लेकिन ये जरूर है, ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि आज की जो परिस्थिति है उस पर आप ऐसे बयान देके देश को कहां ले जाना चाहते हैं। तमाम देशों में आप देखिए गृह युद्ध जैसी स्थिति है, और ऐसी स्थिति को लाकर के आप ऐसी स्थिति पर बयान दे रहे हैं जहां निश्चित तौर से वो आतंकवाद की श्रेणी में आएगी। आतंकवाद है क्या? आतंकवाद का सीधा सीधा अर्थ है भय पैदा करना। अपनी इच्छा की प्राप्ति के लिए यदि आप भय पैदा करके और उस मिशन को आप प्राप्त कर लेते हैं, वही आतंकवाद है। बिल्कुल। और जो देश के विरोध में हर समय खड़े रहते हैं हर प्लेटफॉर्म पर, या तो उनके साथ बैठ के आप चर्चा करें, सार्थक चर्चा करते आप, स्वागत देश आपका करता। आप कहते कि हम आपकी बातों से, आपकी भावनाओं से सहमत नहीं है, ये राहुल गांधी कहते, बैठ के देश में स्वागत होता उनका। आप कैसी चर्चा आप उनके साथ करना चाह रहे हैं? देश को आप कहां ले जाना चाहते हैं? इस देश में तमाम ऐसे आरोप लगे, चाहे भिंडरवाला को लेकर के हो, चाहे प्रभाकरन जी को लेकर के हो। अब गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी निश्चित तौर से प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब जो देख रही है, और उसके बाद ऐसे बयान आए जिसने अभी 2024 के बयान में यह कहा हो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कि वही हाल होगा जो इंदिरा गांधी जी का हुआ। बिल्कुल। फिर भी आंखें आपकी नहीं खुल रही हैं कि जिस संगठन ने यह कह दिया हो कि जो इंदिरा गांधी का हमने हाल किया था वही आपका हाल करेंगे, और वो आपका स्वागत कर रहे हैं, वो आपके पक्ष में मीडिया में लिख रहे हैं, और आपकी तरफ से खंडन नहीं आ रहा। आतंकवादी संगठन की तरफ से कुछ भी कहा गया हो, ठीक है, मैं मान सकता हूं, उस पर कांग्रेस की कमांड नहीं हो सकती है, लेकिन उसके बाद आप खंडन तो कर सकते हैं, उसकी विचारधारा का तो खंडन आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बयान आकर के निश्चित तौर से जो देश में माहौल मुझे लगता है, देखिए, आतंकवादी उनका समर्थन करेंगे, हो सकता है राहुल गांधी को नहीं पता है, लेकिन जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं ये तो राहुल गांधी को पता है ना कि यही बात जो वो आतंकवादी भी कहता है। नहीं, बिल्कुल है। अब बताइए, 140 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या हो। आदेश जी, आपकी आवाज जो है ना, वो मुझे लग रहा है कुछ डिस्टर्ब आ रही है, बिल्कुल क्लियर नहीं। 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, एक घटना इधर उधर हुई होगी, पूरे देश को आप इस पर कह देंगे क्या? और एक भी बयान ऐसा नहीं आया, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूं 140 करोड़ की जनसंख्या में छिटपुट कोई घटना हो गई हो तो उसको देश से नहीं जोड़ सकते। हर रोज घटना हो रही है, बिल्कुल, किसी पार्टी के साथ हो रही है, जाति धर्म को लेकर के हो रही है, लेकिन आप पूरे समुदाय को ये कहें कि वहां पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही, वहां गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया जा रहा, और ऐसी जगह पे जाकर के आप दे रहे हैं जहां आतंकवादी संगठन, जहां खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, उन्होंने विभिन्न देशों में इस समय प्रतिक्रिया देकर के सड़कों पर उतरे हैं, तमाम भारत सरकार के खिलाफ उन्होंने बातें कही हैं। ऐसी परिस्थिति में आपका बयान निश्चित तौर से बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल, बहुत ही खतरनाक। और एक चीज जो बात जो बिट्टू जी, नवनीत सिंह बिट्टू जी ने कहा है, एक बात और कही उन्होंने कहा कि पहले आपने मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल किया और अब जो है आप सिखों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो है इससे समुदाय में जो है विभाजनकारी शक्तियां जो है वो सक्रिय होती हैं, उनको बल मिलता है। मैं आदेश जी के पास जा रहा हूं। आदेश जी, क्या ये इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी पार्टी क्या कहेगी कि पहले आपने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, मुसलमानों की पार्टी आप हो गए, मुसलमानों के वोट लेने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाते हैं, और अब जो है सिखों पर आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं? जी, अपने को गुमराह ना करें। कांग्रेस ने मुसलमानों का किसी का तुष्टीकरण नहीं किया। 80-20 की बात करें तो आपके साथ बैठे हुए लोग कहते हैं लोगों को बांटने का, डरा के आपकी आवाज, मुझे लग रहा है कि नेटवर्क आपका सही नहीं है आदेश जी, मुझे आपकी आवाज जो बीच में कट के आ रही है। ये लोग करते हैं, आप धीरे धीरे सर आराम से बोलेंगे तो आपकी आवाज आएगी। आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, बिल्कुल कट के आवाज आ रही है।
मैं मुकेश जी मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का ये चरित्र नहीं है। ये 80-20 की राजनीति करने वाले ये आपके साथ बैठे हैं, इनकी वकालत करने की आवश्यकता नहीं है। जो पत्रकार, मैं आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन पत्रकारिता का जो धर्म है वो बहुत सारे पत्रकारों ने और मीडिया के बहुत बड़े हाउस ने उस धर्म को छोड़ दिया है। जो सरकार दिखाती है वो सरकार का भोंपू बनने की आवश्यकता नहीं है। जो सरकार छिपाती है वो बताने की आवश्यकता है। तो सरकार का छिपा हुआ एजेंडा क्या है कि आपकी 2 भैंसें होंगी तो एक भैंस खोल के ले जाएंगे, आपके मंगलसूत्र ले जाएंगे। अगर मंगलसूत्र को लेके जा रहा है तो ये सरकार की गलत नीतियां लेके जा रही हैं। तो आदेश जी, वो संस्थानों से सरकार निकलवा सकती है तो आराम से यूट्यूब वगैरह चलवा सकती है सरकार, वहां सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। सरकार को बैकफुट पे आना पड़ता है। सरकार, मैं ये नहीं कह रहा, आपने ये कहा कि तमाम संस्थानों से पत्रकारों को निकलना पड़ा, तो उन संस्थानों से निकल के तो आराम से खुल के आवाज कर रहे हैं, एक भी एफआईआर नहीं हुई, खुले आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। वही पत्रकारों को पार्लियामेंट के अंदर कैद कर दिया था शीशे के बॉक्स में। राहुल गांधी जी से उन्होंने गुहार लगाई थी। उन्होंने स्पीकर साहब को कहा, पत्रकारों को पकड़ा था भाई? आजाद, अरे कौन से पत्रकारों को पकड़ा था ये तो बता दो। नहीं, वो ये दूसरी बात कह रमन मलिक जी, वहाँ पार्लियामेंट में कवरेज के लिए जो है ना एक अलग से जगह बनाई गई थी पत्रकारों को बिठाने के लिए, तो जिसका कुछ विरोध किया था कुछ वामपंथी पत्रकारों ने, तो उसकी बात ये कर रहे हैं। कंटिन्यू करें प्लीज। मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि कौन से पत्रकारों को बंधक बना दिया गया था, और अगर वो ना बता पाए तो मैं कुछ और बताना चाहूंगा। बताएं आदेश जी। दिक्कत ये है कि गैलरी के अंदर मिलके जो राडिया टेप्स के अंदर काम होते थे आजकल वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो गैलरी के अंदर वो वाले काम होना मुश्किल हो गया हुआ है। तो 2 चीजें। तीसरी चीज, विषय पे वापस आते हैं, और विषय यही है कि ना अमेरिका का, ना यूके का, ना यूरोप के और देशों का, किसी भी बड़े देश का मैंने आज तक कोई ऐसा नेता नहीं देखा जो बाहर जाके देश के लिए बकवास। एक कहा जाता है कि जी बार बार कांग्रेस की गाली गलौज करने वाली कुछ महिला प्रवक्ता नेताएं हैं, वो आके बहुत बकबक करती हैं कि जी ऐसा हो गया, और वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जी मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने वो। क्या ये मोदी जी ने गलत कहा कि देश का जो पासपोर्ट के इंडेक्स, जो इंटरनेशनली इंडेक्स होता है पासपोर्ट का, कि कौन से देश का पासपोर्ट की कीमत कितनी है इन टर्म्स टू उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, उसमें इंक्रीज हुआ हो। जो ब्रेन ड्रेन यहाँ से होता था कि भारत का कुछ नहीं हो सकता, ये एक धारणा थी, और लोग इसलिए जाते थे कि यहाँ कुछ नहीं होना। वहां से लोग वापस आना शुरू हो गए, ये गलत है। ये एक आंकड़ा फेंकते हैं कि जी इतने लोग बाहर चले गए, वो ये आंकड़ा नहीं फेंकते कि पहले पॉपुलेशन परसेंटेज का कितना जने जाते थे बाहर और अब कितने जाते हैं। यहां से बहुत सारे नीरव मोदी जैसे या दूसरे लोग, माल्या जैसे, जिनको इन्होंने अच्छा एक चीज ठीक है रमन जी एक सवाल मेरा आपसे है, बीजेपी से मेरा एक सवाल है रमन जी, जो अगर राहुल गांधी की बात जो है वो राहुल गांधी आतंकी नंबर 1 है, राहुल गांधी की बात जो है वो आतंकियों जैसी है, तो इन पे देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं करती सरकार? क्योंकि आप विदेश की धरती पर जाकर के देश के खिलाफ बोल रहे हैं, आपके मंत्री इन्हें आतंकवादी कर रहे हैं, उसी बयान को लेकर के कर रहे हैं, तो फिर उन पे कार्रवाई के लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ कर रही है या केवल ये बयानबाजी है? देखिए, सरकार ने जो करना होता है वो कर रही है। एक चीज को समझना पड़ेगा, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अ क्राइम एंड अ नैरेटिव बिल्डिंग। एक जो कहानी बनाई जाती है वो, और एक जो वास्तविकता है वो, उनमें दोनों में फर्क होता है। इस समय जो गेम खेली जा रही है वो इशारा डीप स्टेट की तरफ से है, वो इशारा ऐसी एजेंसियों की तरफ से है जिनका काम ही एस्पियोनाज और दूसरा कूटनीतिक कार्य का है।
उन गेम के मोहरे ये हैं। हाँ बिल्कुल, ये और तो है कि अगर नैरेटिव ऐसा एक नहीं नैरेटिव है, सेट तो ये करने की बार-बार कोशिश की जा रही है। अपनी और दादी के कहे हुए, अपने बिल्कुल। पिताजी के कहे हुए, अपने पिताजी के नाना के कहे हुए वक्तव्यों को ही तोड़ के आगे क्यों चलना चाहते हैं? बिल्कुल, आदेश जी देंगे जवाब क्या इसका? मुकेश जी के पासपोर्ट की रैंक देख लेंगे, रमन जी अपने नेट पे चेक कर लेंगे, कहो तो मैं अपने मोबाइल से दिखा देता हूँ जो क्या गिरावट है। लेकिन इशू है देश के अंदर जिन्होंने 52 साल तक भारत के तिरंगे को नहीं लहराया, वो तो देशभक्त बन रहे हैं भाई जिन्होंने साहब, अपना पता नाखून भी तक है, आपको पता भी है, देश के आजादी से लेकर जब तक नवीन जिंदल ने केस नहीं जीता था, तब तक आप अपने घर पे आप भी नहीं लगा सकते थे भारत का झंडा। फजूल के आगे यहाँ पे मत करा करो, तो अधिकारी पढ़ो फिर आओ। महंगाई आसमान छू रही है, पड़ोसी हाँ, देश आपके टाइम 200% इन्फ्लेशन होती थी, वो ठीक है। अब 4% के करीब इन्फ्लेशन है, तो उसमें हाय तौबा हो रही है। जवान हमारे शहीद हो जाते हैं जो तो मालदीव आप तो वहां मरने के लिए छोड़ आते थे, आपने 92,000 वापस कर दिए, 52 सैनिक नहीं ले आए अपने, क्यों? वो 52 अनाथ थे इसलिए ना। मतलब मुकेश जी देख लीजिए जो है किस तरह की बातें, रमन जी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसा ना कहें भाई जो साहब, जब ये तो पड़ती जोर ऐतिहासिक से तो सम्मान अपने आप आ फैक्ट्स, जाता है। ये तो फैक्ट्स है आप ना मेरे को ये आदेश जी। बताओ कि 92,000 वापस करे थे ना इंदिरा गांधी ने, तो वो जो 52 लड़के थे जो फौजी पकड़े हुए थे पाकिस्तान में, आज आप हर वेस्ट पाकिस्तान में, उसको क्यों नहीं रिहा कराया था? की संपत्ति लूट के जो देश को बचाने की बात करते थे, देश को बिकने नहीं दूंगा, सारे देश को सेल पे लगा दिया है। माधवी कौन बुट सी जैसी अरे चीज कौन है ये बताओ? जो बाहर आप लोगों ने सोना रखा था, हम वो वापस ले आए हैं। अरे सब कुछ दे आए भाई, हमारा भी क्या छीन दे ले। आए ये तो बताओ। 12.5% कैपिटल गेन टैक्स 20% से भी ज्यादा लगता अरे है। जो कैपिटल गेन को भी छोड़ो, अभी ये बताओ क्या दे आए बाहर? कॉपी पे आपने भी किताब- एक नहीं आआपने कहा ना, अब आदेश जी आपने कहा कि सब बाहर बेच आए, बाहर क्या बेच आए, क्या दिया है, जरा बताइए तो। टैक्स ले रहे हो, गरीबों का खाना भी छीन लिया आपने जो है। कहाँ छीन लिया, किसका छीन लिया? भाई दूध पे अरे कितने लोगों को, कितने लोगों को खाना खिला रही है सरकार? भोजन। अरे हेलो मुकेश जी सुन ले, और हाँ। 1, 2, 3 महीने के लिए नहीं, अगले 5 साल तक मिलेगा। तो परसेंट किसकी रोटी खींच गई भाई? वो सामान्य से कम है। चलिए ठीक है, हमारे पास आदेश भारद्वाज जी आपकी ये कि सुनील कौशिक जी हमारे साथ हैं। आप लोगों की बातों को सुनकर के हंस रहे, कुछ बोलना चाह रहे हैं। आदेश कौशिक जी क्या कहेंगे? आपको लगता है कि जो बातें आदेश जी कह रहे हैं वो बातें सही है, या आपको लगता है कि कांग्रेस ने पहले मुसलमान के नाम पर अब सिख के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, और जो सिख जो एजेंडा खालिस्तानियों का है वही एजेंडा जो है अब कांग्रेस के भीतर में देखने को मिल रहा है? नहीं देखो मुकेश जी, हमें और आपको कहने की आवश्यकता इसमें नहीं है। इतिहास आप उठा के देखेंगे, कांग्रेस की सरकार के रहते हुए मुसलमानों की स्थिति जानने के लिए ये एक आयोग बना, और उस आयोग में सारी स्थिति क्लियर हुई, और क्लियर होने के बाद आपने देखे फिर आंखें आपने बंद कर ली। तब तक तो आपका ही सबसे ज़्यादा शासन इस देश में रहा। यदि आपके रहते हुए जिस वोट बैंक की आप राजनीति करते हैं, उस वोट बैंक को आप देखेंगे तो किस स्थिति में लाके छोड़ दिया। और ये हमने देखा है ना, दिल्ली की जामा मस्जिद बहुत दूर नहीं है हमारे स्टूडियो से। जामा मस्जिद में कैसी अपीलें होती थी, पीछे के दरवाजे से कैसे मिलते थे। 2013 में सोनिया गांधी मिलने के लिए गई, अखबार के पहले पेज पे बड़ा छपा। तो ये कहने की बातें हैं क्या कि जब धार्मिक स्थिति पे आप ऐसी टिप्पणी करेंगे जिनके साथ आप खड़े रहेंगे, और आप कहेंगे फिर ये 80-20 की बात करने लगे। अरे 80-20 की बात तो तब ये करने लगे जब आपने मौका दिया। क्या हिंदुत्व की रक्षा के लिए बीजेपी ने पेटेंट करा रखा है क्या? आप क्यों नहीं आगे आना चाहते? आप असलियत में उन मुद्दों को क्यों नहीं भुनाना चाहते? यदि आज बीजेपी यहां खड़ी है तो आपकी देन है। यदि आपने उन मुद्दों को ठीक से सुलझा दिया होता और आपने वोट बैंक की राजनीति वो न की गई होती तो बीजेपी यह सत्ता में नहीं होती। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस देश में सब जानते हैं, चाहे गुप्ता जी हो, अब इधर उधर कहने की बातें तो करेंगे ही आप ये देखिए जो बीजेपी के प्रवक्ता ने जो उठाया कि आप सैनिक दे आए और अपने सैनिक नहीं ला पाए। आप क्यों? क्या आपने उस समय विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों के साथ बैठ के मीटिंग की?
जैसे विमान में आतंकवादियों को छोड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने मीटिंग की, क्या तत्कालीन इंदिरा गांधी जी ने उस समय ये विपक्ष को विश्वास में लिया कि हम सैनिक वापस कर रहे हैं इनके? ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं मुझे लगता है, लेकिन ठीक है, वो हो गया। अब आज की परिस्थिति में हम वहां नहीं जाना चाहते इतिहास में क्या हुआ, लेकिन आज की स्थिति में भी राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो देश नहीं चाहता है। आप मजबूर कर रहे हैं बीजेपी को ये राजनीति करने के लिए। आप ऐसे तत्वों के साथ खड़े हैं जो देश के बर्बादी के सपने देखता है, और जब देश के बर्बादी के सपने देखने वालों के साथ आप खड़े होंगे तो क्या राजनीतिक दल इस देश के चुप रहेंगे? क्या उन राजनीतिक दलों को भी राजनीति करनी है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मुकेश जी कि जो पटकथा लिखी जा रही है आज की स्थिति में, वो कांग्रेस नहीं समझेगी, कौन समझेगा? बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, आसपास के देशों में क्या हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे कि बिल्कुल। और दूसरी बात, सबसे ऑफ कैमरा यदि हम बात करें, हर मुस्लिम, कम से कम मेरी दर्जनों मुस्लिमों से बात हुई है, वो ये कहने में नहीं चूकते कि गृह युद्ध के कगार पर है देश। कौन से गृह युद्ध के कगार पर देश है? आप ये देखिए कि आप ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाह रहे हैं कि इस देश में गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं। और दूसरी बात, मैं एक मन, तमाम देश यहां आते हैं, हम लोग मीडिया कवरेजिंग करते हैं, किसी देश के नेता को मैंने रोते हुए नहीं देखा अपने देश की राजनीति के बारे में। यहां आएंगे उसी स्तर से बात करेंगे जो उनका कद है, बिल्कुल। लेकिन कभी किसी नेता को यह नहीं मैंने देखा कि उनके देश में क्या हो रहा है, कौन सी परिस्थितियां, कौन सी संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, किन संवैधानिक संस्थाओं पर वो आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी हर बार जाएंगे आप तो वही रोना आप रोएंगे। क्या देश की मीडिया आपका नहीं सुन रही? क्या देश का जो प्लेटफॉर्म है वहां कहने का आपको अधिकार नहीं है? क्या आपके माइक छीन लिए गए हैं? आप सारी बातें कहिए। संसद में खूब इस बार बोलने दिया गया तो आपने तमाम ऐसी हिंदुत्व की बातें आ जाकर के आपने कह दी। फिर भी यदि आप नहीं कह सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करिए, जितना आप कहना चाहें देश के सरकार के खिलाफ कहिए, आप संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आप कहिए, लेकिन आप विदेश की धरती पे ये जाके कहेंगे तो निश्चित तौर से देश स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल। आदेश बोलिए। वाला कौन पाप किए थे, याद होगा आपको शायद, भारत में जन्म लेना, पता नहीं किस जन्म में पाप किए थे, कहां जन्म ले लिया, ये ध्यान आप भूल गए। उत्तर प्रदेश का जब 2017 का चुनाव था तो रात को महिलाएं नहीं निकल सकती, विदेश में मोदी जी ने ये बयान दिए कि कोई महिला वहां नहीं निकल सकती क्योंकि वहां समाजवादी पार्टियों का राज है। इस तरह की आप देश को बरगलाने की बातें करते हैं। इस देश के लोग अब जागरूक हो गए हैं, इस देश के लोग समझदार हो गए हैं, इस देश के लोग भावनात्मक बातों में नहीं आने वाले जो है। इस देश के लोग किसानों को किस तरह से एक साल तक ये बात क्या किसने कही, कहा जाके कही? इन किसानों को किस तरह से काले कानूनों से निजात मिली है, कैसे होल्ड पे डाले गए हैं। एक फोन कॉल की दूरी पे प्रधानमंत्री जी 10 साल में किसानों से एक बार मिलते नहीं। इस देश में आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए, हर प्रधानमंत्री आदेश जी, ये सारी बातें आपने कही है 2019 के चुनाव में, हर प्लेटफॉर्म पे आपने ये बातें कही हैं जो आप अभी कह रहे हैं, और वही है कि आपकी 99 सीटें आई। आपने जो बातें अभी कह रहे हैं वो सारी बातें आप कह चुके हैं, लेकिन आप यही बातें जाकर के आप देश की दूसरी धरती पे जाके कहेंगे उनके पास समाधान नहीं है। समाधान या देश की जनता देगी, समाधान वो दूसरे देश नहीं देंगे। बिल्कुल। 400 में 240 रहेगी ना। अरे भाई, तुम्हारा तो 86 के बाद कभी बहुमत नहीं आया, आप कैसी बात कर रहे हो? 240 कम है। 2004 में और 2009 में आपने कितनी सीटों में सरकार बनाई? चुनाव आयोग को कहना पड़ता है। ठीक है। रमन मलिक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। 9 में आपने कितनी सीटों में सरकार बनाई? ठीक है, रमन मलिक जी। सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके। ठीक है सर जी। अभी आप पता है कैसी बात कर रहे हैं कि भाई तेरी डिस्टिंक्शन की जगह फर्स्ट डिवीजन आई तो तू फेल हो गया, लेकिन मेरी कंपार्टमेंट आने वाली थी इसलिए मैं पास हो गया। ये आपका हद है। ये जो मंद बुद्धि बचपन के पीछे लगे हो, इससे यही हालात पहुंच रहे हैं आपके। ये जो बचपन है ना, ये बहुत खतरनाक है आपके सेहत के लिए। मंद बुद्धि बना देगा पूरी की पूरी पार्टी को। 1200 का मिल रहा है सर। जिसकी डिस्टिंक्शन आती थी, अगर वो डिस्टिंक्शन की जगह फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ है तो आपको परेशानी है, लेकिन आपकी क्योंकि हर बारी फेल होते थे
और इस बारी कंपार्टमेंट आ गई तो आप ऐसे उछल रहे हो जैसे पॉपकॉर्न उछलता है कढ़ाई में गर्म। आदेश जी, आदेश, हमारा समय की कमी है, कुछ बोलना चाह रहे हैं जल्दी आप। नौजवानों के रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, देश में महंगाई कौन से? अखिलेश और राहुल बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अखिलेश, राहुल, तेजस्वी यादव, इनके या उदयनिधि स्टालिन के, आपके प्रधानमंत्री में आदित्य ठाकरे के, जन सारे इन नौजवानों की चलिए। तनख्वाह नहीं आ रही है। ठीक इसके है, खिलाफ बोलते हैं। राहुल गांधी में ताकत है। अरे इनके पास, सबके पास किसानी की जमीन है, इनके पास सबके पास किसानी की जमीन है। इनके बंडल के लिए और इनके ऐसे रगड़ने के लिए 2000 रुपए देते हैं प्रधानमंत्री, 6000 रुपए साल का मिलता है। और आरएसएस से समर्थन मांगा तो आरएसएस ने समर्थन अंग्रेजों के सर, इनके बंडल के लिए और इनके आप ऐसे लोग रगड़ने के लिए फिर दूसरी दिशा में भटक रहे हैं। अभी जो हमारे पास जो सब्जेक्ट है जिस पे हम चर्चा कर रहे थे उस पर चर्चा नहीं हो रही है, हमारे पास समय की कमी है। हमारे पास वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए नमन मलिक जी आपका, आदेश भारद्वाज जी आपका और डॉक्टर सुनील कौशिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके के बयान जाकर के अमेरिका में दिए सिख समुदाय के लिए, उसकी प्रतिक्रिया तो उस दिन से ही आ रही है, लेकिन ये अभी प्रतिक्रियाएं खत्म नहीं होंगी क्योंकि इस तरीके के बयान आते रहेंगे। क्योंकि जब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, जब तक इस तरीके की राजनीति का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता और जब तक चुनाव हो रहे हैं, तब तक इस तरीके की बातें जो हैं दोनों तरफ से होती रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।